So there are two main approaches as far as FFT is concerned. One approach is decimation in time and other is decimation in frequency. So we were discussing the decimation in time, and one of the most basic approach for decimation in time is radix 2. So we have already discussed radix 2. Can anyone just briefly explain what is radix 2? Curriculum 2 yes, that is true. जी रेडिक्स 2 में बेसिकली करते क्या है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द डीएफटी ऑफ लेट्स से कि 16 पॉइंट डीएफटी का अगर हम 16 पॉइंट अगर आपके पास सीक्वेंस है एंड यू वांट टू कैलकुलेट द डीएफटी then we have to break up the sequence till the 2 point or till we have to calculate the 2 point DFT. So radix 2 is means basically means ke we have to break the sequence into minimum of two samples. So here we can say here can you tell me how many DFT points are there? This is the block diagram of how many point DFT. फिर आपकी आवाज से जी मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो डायग्राम है ये कितने पॉइंट डीएफटी के लिए बनाई गई है? दिस इज द ब्लॉक डायग्राम डिवीजन है रेडिक्स 2 के फॉर्म में। 8 yes है। 8 पॉइंट डीएफटी है। एक तो यहाँ मेंशन किया हुआ है, अगर आपने यहाँ से देखा है तो ये 8 पॉइंट मेंशन किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर इसको मेंशन ना करूँ तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन कि आपके पास आउटपुट कितने हैं और इनपुट कितने हैं। दिस इज द आउटपुट एंड दीज आर द इनपुट्स। So by looking at the input and output, you can easily calculate how many DFTs are required over here. And as we are saying this is radix 2, so what we are doing, we have break the sequence into minimum of 2 point DF2. Here we have what we have done, combine two 4 point, combine 2 and minimum 2 point DFT आपके पास जो फ्लो है आपके पास वो इस तरह से जा रहा है। अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो फ्लो इस तरह जा रहा है। अदरवाइज अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर इसको इस डायरेक्शन में सॉल्व करेंगे। पहले 2 पॉइंट को सॉल्व करेंगे, फिर 4 पॉइंट को, एंड देन वी हैव अ फाइनल बटरफ्लाई। So today's topic is how we can compare if we are solving the DFT conventionally and we are saying FFT is an efficient algorithm, and what is the actual number of computations are required in conventional method and the FFT by DIT method, so we can compare कि हमें यहाँ पर कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना एफिशिएंट है ये। टुडेज टॉपिक इज टोटली फोकस ऑन दिस। So we can see here this is the diagram of 8 point DFT। हमने यहाँ पर इसको ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में लिखा है और ये आपके पास जो है बटरफ्लाई डायग्राम है। आई होप कि everyone now can understand the butterfly diagram because we have already done the 2 point and 4 point DFT. This is just an extension. Now एक चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ कि इफ़ यू लुक एट दिस कॉम्बिनेशन कि यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन जो है इट इज़ 0 4 2 6 है और 0 2 4 6 क्यों नहीं आ रहा है? अगर हम देखें सीक्वेंशियली इस तरह आना चाहिए, 0 2 4 6 इस तरह आना चाहिए, ये इस तरह क्यों नहीं आ रहा? दिस इज़ ड्यू टू द बिट इन्वर्जन। इफ़ यू कन्वर्ट द सीक्वेंस फ्राम क्योंकि 8 पॉइंट है तो आपके पास कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 0 to 7 बनेंगे। तो अगर आपके पास ये कॉम्बिनेशन बन रहा है 0 0 0 1, इस तरह अगर आप चलते जाएं तो फाइनल आपके पास कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा? 1 1 1। अब अगर यहाँ पर अगर आप बिट रिवर्सल करेंगे तो जो आपके पास कॉम्बिनेशन बनेगा उसके हिसाब से इवन और ऑड जो है वो कंपोनेंट आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे। यही चीज़ में यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। अगर आप यहाँ पर देखें
यही चीज़ अगर आप देखें कि यहाँ पर आपके पास 0 0 0 है, तो आपके पास ये आपके पास जो है वो आवाज़ आ रही है मेरी सबको? यस सर। जी यस सर, आ सर, रही है आवाज़ आ आवाज। रही है। गुड। तो बिट रिवर्सल का मैं बता रहा हूँ कि अगर हम इस बटरफ्लाई डायग्राम में देखते हैं कि ये कॉम्बिनेशन है, और हमने क्वेश्चन ये रेज होता है कि अगर हम सर इस फ्लो पे चल रहे हैं तो हमने 0 4 2 6 क्यों लिया है? हम तो इसको सीक्वेंशियली इस तरह रहना चाहिए ना, 0 2 4 6 एंड सो ऑन। इसी तरह यहाँ भी हमने 1 5 3 लिया है, पहले 1 3 5 क्यों नहीं लिया? तो मैं उसकी जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ कि दिस इज एक्चुअली ड्यू टू द बिट रिवर्सल. So as we know, okay, it's a 8-point DFT. As far as this diagram is concerned, this is the 8-point DFT. And if you look at the 8-point DFT, we have a decimal from 0 to 7. And if you convert this decimal into the binary, you will get these combination. So this is the original जो है आपके पास combination जो बन रहा है बिट का, वो ये बन रहा है. अच्छा, अब अगर हम बिट रिवर्स करते हैं, अगर हम बिट रिवर्स करते हैं तो उसके बाद आपके पास क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बिट रिवर्स करता हूं तो क्या बनेगा? ये 7 0, बताओ क्या बनेगा ये? अगर मैं इसको रिवर्स करता हूं तो ये क्या बनेगा? सर 4 बनेगा, 100 होगा। जी, ये 100 हो जाएगा। तो 100 हो जाएगा, ये आपके पास 4 हो जाएगा। इस तरह अगर हम यहाँ पर अगर आपके पास ये आपके पास 2 है, इसको अगर आप रिवर्स करेंगे तो ये वैसे ही रहेगा। 3 है, अगर आप इसको रिवर्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। इस तरह इसको आप रिवर्स करेंगे तो ये आपके पास 1 हो जाएगा। तो अगर मैं इन सारी बिट्स को अगर रिवर्स करके लिखूंगा तो मुझे ये कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। दिस इज द समरी ऑफ दिस बिट रिवर्सल। क्लियर है ये सबको? एनी क्वेश्चन? जी सर, क्लियर। बिट सो रिवर्सल और हाउ यू बिट इन्वर्जन अलग अलग चीज़ है। क्या कह रहे हैं? बिट रिवर्सल और बिट इन्वर्जन अलग अलग चीज़ है। नहीं नहीं, एक्चुअली ये बिट रिवर्सल है, बिट रिवर्सल है। बिट रिवर्सल का मतलब ये है कि हम जनरली जो टर्म यूज़ करते हैं ना, बिट रिवर्सल यूज़ करते हैं। बिट इन्वर्जन भी कर सकते हैं, लेकिन बिट रिवर्सल इज़ मोर एप्रोप्रिएट। तो बिट रिवर्सल जो है ना हम यूज़ कर रहे होते हैं। अगर बार बार बिट इन्वर्जन आ रहा है तो बिट इन्वर्जन की जगह बिट रिवर्सल ज़्यादा बेहतर है। बात वही है, इन्वर्जन का मतलब क्या है कि आपने इन्वर्ट कर दिया, रिवर्स का मतलब भी कि आपने रिवर्स कर दिया। जिस तरह हम किसी चीज़ को जो है ना फोल्ड कर लेते हैं, उस तरह ये आपके पास आ जाएगा। यानी जहाँ पर देखें ना, अगर मैं यहाँ पर इसको ये अगर आपके पास 0 1 1 है, ठीक है, तो अगर मैं इसको रिवर्स करूँगा तो ये क्या हो जाएगा? बताएं, इसको अगर मैं रिवर्स करूँगा तो क्या हो जाएगा? 1 1 0। 1 1 0 हो जाएगा। तो मैंने एक्चुअली किया क्या है, यानी अगर ये 0 1 1 है तो मैंने इसको जो है, यानी इस वाली पोजीशन को मैं यहाँ लेके आ गया और इस वाली पोजीशन को मैं यहाँ लेके आ गया, तो ये आपके पास ये कॉम्बिनेशन आ गया। तो बिट रिवर्सल इज मोर एप्रोप्रिएट, क्योंकि बिट इन्वर्जन में फिर एक ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि अगर बिट इन्वर्जन है तो हम जहाँ पर 0 है वहाँ पर 1 लगा दें, जहाँ पर 1 है वहाँ पर 0 लगा दें। तो उससे जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, वो एक अलग फिर टेक्निक हो जाती है, मतलब अप्रोच अलग हो जाती है। जिस तरह नॉट गेट में होता है, नॉट गेट में बेसिकली इन्वर्जन हो रहा है ना, कि अगर हम कोई नॉट गेट यूज़ करते हैं तो उसमें क्या हो रहा होता है कि इन्वर्जन क्रिएट होता है ना, कि अगर हम जो भी गेट पर इनपुट होगा, आउटपुट उसका जो है ना रिवर्स आ जाएगा। समझ में आ रही बात? जी सर। So bit reverse is more appropriate as compared to bit inversion. Bit inversion is when we are switching wherever 0 is from 1 and from 1 to 0. तो वो एक डिफरेंट अप्रोच हो जाएगी, तो ये बिट रिवर्स होगा। क्लियर है? जी सर। जिस तरह अगर
इस कॉम्बिनेशन की अगर हम बात, मैं आपसे कहता हूँ कि इसको बिट रिवर्स करो तो इसका क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? सेम ही होगा। सेम ही होगा। लेकिन लेकिन अगर मैं इसको मैं इन्वर्ट करता हूँ, अगर मैं इसको इन्वर्ट करता हूँ तो क्या बनेगा? 0 0 0। 0 0 0। तो ये डिफरेंस आ गया ना। तो what we have to mention, we have to mention bit reverse, not bit inverse. अच्छा, तो हम इसको डिस्कस कर रहे थे, इस कॉम्बिनेशन को डिस्कस कर रहे थे। तो ये जो आपके पास ये जो कॉम्बिनेशन आ रहा है, ये कॉम्बिनेशन ड्यू टू द बिट रिवर्सल आ रहा है। अच्छा, उसके बाद ये ऑर्डर तो सेम ही रहेगा बिकॉज वी आर नॉट डिसीमेटिंग इन फ्रीक्वेंसी, वी आर डिसीमेटिंग इन टाइम। सो दिस पोर्शन इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी। एज यू नो, DFT कन्वर्ट्स transform your sequence from time domain to frequency domain. So this combination is frequency and this is time. We mention it as an n, so we have to change the order because it is decimation in time. But as far as internal diagram is concerned, this is how many stages are there? 3। Yes, 70, how many stages are there? सर 3 स्टेजेस है। 3 stages हैं। कैसे पता चल रहा है? सर इसका एक फार्मूला था, याद नहीं आ रहा। जी जी, अगर हम यहाँ पर इसको ब्रेकअप करें, इस लाइन को ब्रेकअप यस करें, सर। ये आपके पास लाइन आ रही है, तो ये आप यू कैन इजली से दिस इज द 3 stages। तो 2 to the power या log 2n अगर आप लॉग ऑफ करते 2n हैं, था सर। जी जी जी, log of 2n करते हैं तो यू कैन इजली कैलकुलेट नंबर ऑफ स्टेजेस। फॉर एग्जांपल, अगर ये 4 पॉइंट, अगर ये 16 पॉइंट DFT होता तो वी विल रिक्वायर 4 स्टेजेस। अब अगर बटरफ्लाई की बात करते हैं तो आपके पास यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4 बटरफ्लाई हैं, यहाँ पर आपके पास इसी तरह 1 2 3 4 हैं, और ये आपके पास इनका कॉम्बिनेशन बन गया। लेकिन ये 2 पॉइंट के लिए, ये 4 पॉइंट के लिए, और इस तरह इसका जो ऑर्डर है इंक्रीज होगा। एक और चीज़ मैंने बताई थी कि एक अप्रोच तो ये होती है कि आप स्टेज वाइज जो है ना इसका सबस्क्रिप्ट लिखें। यहाँ पर आपने 2 लिख दिया, यहाँ पर आपने 4 लिख दिया, यहाँ पर आपने 8 लिख दिया। तो ये ज़्यादा बेहतर अप्रोच है कि एज यू आर मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द लास्ट स्टेज, यू हैव टू मेंशन अकॉर्डिंगली। एक और अप्रोच ये होती है कि आपने जो है ना यहाँ पर जो ट्विडल फैक्टर्स है, इसके जो सबस्क्रिप्ट हैं वो डिपेंडिंग अपॉन के कितने पॉइंट DFT है, तो आपने यहाँ पर हर जगह पर 8 ही मेंशन कर दिया। But it doesn't make any difference in the calculation, but it is a kind of an approach. So you can adopt any approach, either making every W writing subscript 8 or according to the stages आप mention कर सकते हैं। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, अगर हम यहाँ पर गौर करें, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इसका एक डायरेक्ट जो है कंपैरिजन है कि अगर हम डायरेक्ट कंप्यूटेशन से अगर सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग कन्वेंशनल मेथड और बाय यूजिंग रेडिक्स टू FFT से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इनमें बेसिक डिफरेंस कहाँ पर आता है? लेट्स से कि अगर आपके पास 4 पॉइंट DFT है, 4 पॉइंट DFT में आपके पास नंबर ऑफ़ एडिशंस कितने हो, नंबर ऑफ़ कॉम्प्लेक्स एडिशन कितने होंगे? 12 हो जाएंगे। नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितने होंगे? 16 हो जाएंगे। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इन चीज़ों का हमें ऑलरेडी वी आर फेमिलियर विद दिस कॉम्बिनेशन। So if you look at this radix 2 approach, then you can easily see कि if you are using radix 2 FFT and performing the 4 point DFT, how many complex addition are there? There are 8 complex additions are there. And how many complex multiplication are there? There are 2 complex multiplication are there. So if you add 16 plus 20, 16 plus 12, it will be 28. And अगर यही काम अगर हम FFT से करते हैं तो it will be equal to what? It will be equal to 12. So as number of endpoints and number of DFT are going to increase, the number of computation in radix 2 FFT is going to be decrease if you compare with the direct computation. Now look at this. If we are calculating the 128 point DFT, then how many additions are there?
there are 16,256 editions are there, but as far as ZX2 FFT is concerned, there are simply 896. So you can see the decrease in number of computations. सर इसी वजह से रेडिक्स 2 जो है ना ज्यादा अच्छा है सर। Definitely, this is the reason. It is we are not discussing the reason why Radix to FFT is efficient. We are just observing that के how efficient कंपेयर it कर is. रहे हैं लेकिन मैंने कहा सर इसको जी जी, इसके ये इसके सर वो पीछे मैं जो समझ रहा हूँ आप मैंने कंपेयर कर रहे हैं सर। जी, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि जो है ना ये कितना एफिशिएंट है। यानी अगर हम एक कंप्यूटेशन कर रहे हैं 128 पॉइंट डीएफटी मालूम करने के लिए, द डायरेक्ट मेथड में आपके पास, डायरेक्ट मतलब कन्वेंशनल मेथड में आपके पास 16,256 जो है ना वो एडिशंस रिक्वायर्ड है। और अगर हम एफएफटी की बात करते हैं, रेडिक्स टू एफएफटी की बात करते हैं, तो उसमें सिंपली 896 कंप्यूटेशंस रिक्वायर्ड है। तो we can just observing this understanding कि how efficient it is. Clear? यस सर क्लियर सर। But what is the background why it is efficient, we will discuss in the next slide. Why this is efficient, ये एक अलग क्वेश्चन है कि ये इतना efficient क्यों है। ये टेबल सबको समझ में आ गई है, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अटेंडेंस बहुत ही कम है, मुझे 19 स्टूडेंट नजर आ रहे हैं टोटल अटेंडेंस में, अब 18 हो गए। Why attendance is so low? सर आज पहला दिन है ना सर। यस 36 टेबल समझ में आ गई? जी सर क्लियर। सर रेडिक्स 4 के लिए डिफरेंट होगा फॉर्मूला? रेडिक्स देखो, रेडिक्स 4 के लिए आपके पास नंबर ऑफ कंप्यूटेशंस आपके पास क्या हो जाएंगी, वो डिफरेंट हो जाएंगी ना। सर मतलब ज्यादा ये होंगे ये या ये, कम हो? ये सबसे बेसिक है ना, ये सबसे बेसिक है। यस सर। आप खुद ही मुझे बताएं ना, आप खुद ही, आपके पास कैलकुलेटर है, आप चेक करें कि log 2n जो है आपके पास ये 896 आ रहा है। ठीक है, अगर आप रेडिक्स 4 करेंगे तो ये चीज़, जब आप रेडिक्स 2 कर रहे हो तो आप मिनिमम कहाँ तक लेके जा रहे हैं, मिनिमम आप 2 तक लेके जा रहे हैं ना। जब आप 4 पर लेके जाएंगे तो क्या डिफरेंस आएगा? आपके पास कैलकुलेटर है, आप इजी कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें। मुझे यस सर, बताएं बस कैलकुलेट लॉग की करके वैल्यू। क्या आ रहा है। जी जी 36 आप क्या कह रहे हैं? ये तो देखें ना, सबसे बेसिक है ना, मतलब रेडिक्स 2 से कम तो और कुछ हो ही नहीं सकता। अब रेडिक्स 4 में जाएंगे तो और कम हो जाएगा, रेडिक्स 8 में या 16 में जाएंगे तो और कम हो जाएगा, क्योंकि उस हिसाब से उतना फिर कम्युलेटिव चीज़ें हो जाएंगी ना। यस सर, 4 आ रही हैं कॉम्प्लेक्स एडिशन किसमें? रेडिक्स 4 में। कॉम्प्लेक्स एडिशन 4 आ रही है तो हाफ हो गया ना, इसकी बात कर रहे हो ना, इसकी? यस सर इसकी। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि वो, अब देखो ना, मैं वही चीज़ आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि ये जो है ना, ये सबसे जो है मिनिमम जो पॉइंट डीएफटी ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। अगर हम रेडिक्स 4 में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यही चीज़ और कम हो जाएगी ना। तो सर फिर इससे सिंपलेस्ट मेथड क्यों कहते हैं? सिंपलेस्ट मेथड इसको इस वजह से कहते हैं कि इजी टू कैलकुलेट है। अगर फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपके पास इस डायग्राम में, अगर मैं इस डायग्राम में यहाँ तक ही रुक जाता हूँ, यानी आपको ये मेंशन नहीं करता, तो इसको जो है ना, इसको अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इट विल बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। एफिशिएंट तो हो जाएगा लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाएगी। यस सर, ये सही है सर। टेबल ये क्लियर है? एनी क्वेश्चन इन टेबल?
नहीं सर, क्लियर। इसके अलावा फिर कंपोजिट अप्रोचेस भी होती हैं, जिस तरह कंपोजिट रेडिक्स भी होता है कि आपके पास अगर डेटा, आपके पास जो नंबर ऑफ एंड पॉइंट्स जो हैं वो ऐसे हैं कि जो कि मतलब यानी इवन और ऑड, इवन है, इवन तो है फिर तो सही है ठीक है, लेकिन अगर ऑड है फॉर एग्जांपल 9 है तो फिर उस केस में आप क्या करोगे? तो उस केस में फिर आप क्या करते हो, कंपोजिट रेडिक्स लेते हो। कंपोजिट रेडिक्स का मतलब है कि दो का कॉम्बिनेशन ले लेते हो। तो दो का कॉम्बिनेशन लेने से आपको क्या एडवांटेज होता है कि एक साइड पर एक साइड पर आपने जो है ना रेडिक्स 2 लगा लिया, दूसरे पर आपने रेडिक्स 3 या रेडिक्स 4 लगा लिया। तो ये अप्रोचेस भी होती हैं, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर देती हैं सिचुएशन को। अदरवाइज तो आपके पास लॉस होगा ना, अगर आप फॉर एग्जांपल कि आपके पास कोई ऐसा फिगर आ जाता है, लेट्स से कि मैं आपसे कहता हूँ कि 15 पॉइंट DFT निकालना है, तो 15 पॉइंट EFT के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा कि अच्छा यार चलो हम यहाँ पर रेडिक्स 2 भी लगा देते हैं, रेडिक्स 3 लगा लेते हैं, तो रेडिक्स 2 से ये इतनी डिविजन्स हो जाएंगी, रेडिक्स 3 में इतनी हो जाएंगी। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी ज़्यादा अप्रोच में मिनिमम नंबर ऑफ कंप्यूटेशंस आती हैं। क्लियर? तो सर 0 अगर हम ऐड कर दें, उसको 16 कर दें, किसमें 0 ऐड करेंगे आप? जैसे सर 15 पॉइंट EFT है, जैसे हाँ, हम 0 पैडिंग कर रहे होते हैं, इसी तरह यहाँ पे भी अगर। नहीं देखो, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 15 पॉइंट DFT है तो आपके पास अगर अगर 15 पॉइंट DFT है तो आपके पास n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? 0 to 14 होगी ना। यस सर, 0 to 14। तो उसमें क्या ऐड करोगे आप तो सर जब आगे देखो, आप जब इसकी पेयरिंग पॉइंट। करोगे, आप जब इसको मतलब ग्रुप में करोगे, लेट से कि आप 2 2 से बना रहे हो, तो 2 2 के आपके पास कितने बनेंगे? अगर पेयरिंग करोगे इसकी, अगर इसको डिवाइड करते जाओगे, जिस तरह अगर इस डायग्राम में हम देखते हैं, इस डायग्राम अगर आप देखते हैं, अगर मैं कहता हूँ ये 8 पॉइंट DFT है ना, अगर मैं कहता हूँ कि ये 15 पॉइंट DFT है, तो इसके लिए क्या अप्रोच करोगे आप? सर 7 बनेंगे, लेकिन फिर उसके बाद 1 पॉइंट रह जाएगा। 1 पॉइंट रह जाएगा, उसके लिए फिर आप क्या करोगे? आप ये कहना सर चाह रहे हैं कि उसमें मैं कोई एक और सैंपल ऐड कर दूं, यस 0? सर, यस सर। नहीं, मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा अप्रोच बेहतर ये होती है कि आप शुरू से ही जो है ना रेडिक्स का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा लें कि आपके पास कुछ 2 वाले हो जाएं और कुछ 3 वाले हो जाएं। रेडिक्स 3 भी होता है। सही है सर। हाँ, ये हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आगे। तो इसमें मतलब ये कि दो के अगर कॉम्बिनेशन है तो उसमें क्या अप्रोच हम ले सकते हैं, क्योंकि आप इनपुट में आप चेंजिंग आप कुछ नहीं कर सकते ना, इनपुट में आप चेंजिंग करोगे तो फिर ये फिर सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, हम यहाँ पर थे तो टेबल क्लियर है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक चीज़ हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, स्पीड इम्प्रूवमेंट फैक्टर। स्पीड इम्प्रूवमेंट फैक्टर का मतलब ये है कि कितनी इम्प्रूवमेंट आ गई, कितना इम्प्रूवमेंट आ गया। तो वही प्रीवियस सिनारियो ही है कि द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्ड यूजिंग डायरेक्ट कंप्यूटेशन, आपके पास ये आ गया 4096। अब यहाँ पर कितने पॉइंट DFT है? 64 पॉइंट DFT। 64 पॉइंट, अगर हम यहाँ पर टेबल में देखते हैं तो ये आपके पास 64 पॉइंट DFT है। मैं 64 पॉइंट DFT की अगर हम बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन कितनी आ रही है? 4096। और यही चीज़ अगर आपके पास रेडिक्स 2 में आ रही है तो वो कितनी आ रही है? 192 आ रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखें ये 192 आ गया और ये 4096 आ गया। अब अगर इसका स्पीड इम्प्रूवमेंट फैक्टर निकालना है तो सिंपली हमने क्या करना है कि इसको डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद हमें ये अंदाज़ा हो गया कि इसका जो स्पीड इम्प्रूवमेंट फैक्टर है कि 21.33 आ गया। तो in this way you can calculate the speed improvement factor of additions and any point DFT also.
तो अगर मैं आपसे कहूँ कि जो है ना इसका ये मल्टीप्लिकेशन का निकाला है ना, एडिशन का ज़रा स्पीड इम्प्रूवमेंट फैक्टर निकाल के दिखाओ मुझे कितना आएगा। जी सर 21/2। नहीं देखो 64 को हम लेके चल रहे हैं ना, तो 64 का जो हमने मल्टीप्लिकेशन वाला तो ये सॉल्व किया, ये मल्टीप्लिकेशन वाले से हमारे पास हमने इसको इससे डिवाइड कर दिया ना, तो हमारे पास आ गया 22 पॉइंट समथिंग। तो अगर एडिशन में अगर हम जा रहे हैं तो ये है 4032 और ये है 384 है। तो अगर 4032 को डिवाइड करोगे 384 से तो कितना आएगा? सर यही आ रहा है 21/2 आ रहा है। 21 डिवाइड बाई 2, 10.5। हाँ 10.5। अच्छा यस आप सर इसको 10.5। इसको इस तरह ले रहे हैं, सही है। 70 आप सही कह रहे हैं कि आपने उसको हाफ ले लिया, सही है। तो ये 10.5 आ जाएगा, ठीक है, सही है। तो इट विल बी 10.5। आई होप एवरीवन हैज़ क्लियर कॉन्सेप्ट नाउ कि व्हाट इज स्पीड इम्प्रूवमेंट फैक्टर, कि फ्रॉम दिस पैरामीटर वी कैन कैलकुलेट के कितनी इम्प्रूवमेंट आ गई है अगर हम आइदर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं या एडिशन कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? यस, एनी क्वेश्चन? आगे चलें। यस सर, चलें सर, नो क्वेश्चन। ओके तो हम इस एग्जांपल में अगर आप देखते हैं कि हम यहाँ पर थोड़ा सा और एक डिटेल्ड आपके पास सिनारियो आ जाता है। अ कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लाई टेक्स 1 माइक्रोसेकेंड। अ कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लाई टेक्स 1 माइक्रोसेकेंड, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। And that the amount of time to compute a DFT is determined by the amount of time it takes to perform all the multiplication. A complex multiply takes 1 microsecond, and that the amount of time to compute a DFT is determined by the amount of time it take to perform all of the multiplication. ठीक है, यानी हमने इसको यूनिफॉर्म कर दिया कि यानी सारी मल्टीप्लिकेशन के लिए पर मल्टीप्लिकेशन 1 माइक्रोसेकेंड है। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कंप्यूट 1024 पॉइंट DFT डायरेक्टली? अब यहाँ पर मेंशन किया गया डायरेक्टली। हाउ मच टाइम इट इज रिक्वायर्ड इफ एन FFT इज यूज। तो अब आपको ये इसमें टाइम मालूम करना है। आपके पास n की वैल्यू क्या है? दिस इज योर n। तो अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट मेथड से करते हैं तो ये n स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो आपके पास ये कॉम्बिनेशन आ जाएगा 1048576। अब आपको पता है कि एक मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 माइक्रोसेकेंड है, तो इतनी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो आंसर इसका जो आया वो आ गया 1.05 सेकेंड। This is the total time required for 1048576 multiplication. Clear? यस सर, सर ये कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लाई टाइम क्या है सर, इन 1 माइक्रोसेकंड? जी सर ये कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लाई टाइम समझ में नहीं आया, ये 1 माइक्रोसेकंड ये क्या है? देखो, वो असल में होता ये है कि जब हम यहाँ पर अगर हम आपको कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लाई समझ में नहीं आ रहा है या 1 माइक्रोसेकेंड समझ में नहीं आ रहा, क्या मतलब टाइम? आप टाइम की बोल रहे हैं कि टाइम किस चीज़ का है? ये सर ये 1 माइक्रोसेकंड है ना, ये क्या है, ये समझ में नहीं आया। ये एक्चुअली ये मेंशन किया गया है कि अगर आपने देखे ना, जब हम DFT कंप्यूट करते हैं तो इसमें मल्टीप्लिकेशंस हो रही हैं और एडिशंस हो रही हैं। अब यहाँ पर ये अज्यूम किया गया है कि मल्टीप्लिकेशन जो हो रही हैं, तो एक मल्टीप्लिकेशन जब परफॉर्म होती है तो उसके लिए आपको जो टाइम रिक्वायर्ड है
वो है 1 माइक्रोसेकेंड। एक सही है मल्टीप्लिकेशन सर। जो परफॉर्म हो रही है उसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है वो है 1 माइक्रोसेकेंड। अब अगर हमें रिक्वायर्ड है कि हमें जो है 1024 जो है वो आपके पास पॉइंट डीएफटी है, यानी 1024 पॉइंट डीएफटी है, उसके लिए आपको कितनी मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्ड होगी? तो ऑब्वियसली उसको क्या करोगे, आप जो है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 1 माइक्रोसेकेंड से, यानी आपके पास ये मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला है, आपने इसका स्क्वायर लिया, ये रिजल्ट आ गया। अब इसको आपने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइक्रोसेकेंड, जिस तरह यहाँ हमने किया। तो ये हमें ठीक है सर। ओवरऑल जो है ना, ये हमें ओवरऑल जो 1024 पॉइंट डीएफटी का जो ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन का टाइम जो है ना, इफ़ वी आर परफॉर्मिंग द डायरेक्ट मेथड और कन्वेंशनल मेथड, तो वो जो ओवरऑल टाइम जो है ना वो हमें पता चल गया, वो कितना आ रहा है, 1.05 सेकेंड आ गया। क्लियर? यस सर, क्लियर। अब हमें इसी चीज़ को एफएफटी, अगर एफएफटी से कर रहे हैं, जो बेसिक रेडिक्स 2 एफएफटी रेडिक्स 2 से अगर हम कर रहे हैं, तो इसी चीज़ को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, ये 5120 आ गया। ये क्या है, नंबर ऑफ कंप्यूटेशन है बाय यूजिंग एफएफटी। अब 5120 इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब 1 माइक्रो सेकेंड के लिए, तो ये आपके पास क्या आ गया, 512 मिली सेकेंड आ गया। तो हेयर इज एन अदर कंपेरिजन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। We are comparing with respect to total number of computation in terms of multiplication and addition, but here what we are comparing, we are with the help of this example, we are comparing the computation or multiplication, you can say, with respect to time. So you can easily understand that by direct method it will take 1.05 second, and by FFT it will take 5.12 millisecond. फार्मूला सेम है, आपको सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना। क्लियर? यस सर, क्लियर है सर। एनी क्वेश्चन? नो सर। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम इसको जो है, अगर मैं इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई की जगह पर मैं इसको चेंज करके एडिशन कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि सर यहाँ पर टाइम क्या आएगा और यहाँ पर टाइम क्या आएगा। जी बोलें। सर वो हमारे यहाँ जो है ना सिग्नल चला गया सर, और सर 1:45 बिजली भी जाती है सर। अगर बिजली चली ठीक जाए है, तो अटेंडेंस मार्क कर देना सर। ठीक है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर इस सिनारियो में मल्टीप्लिकेशन को फोकस कर रहे थे, हाउ कैन यू कैलकुलेट द टाइम फॉर एडिशन, यानी इफ यू आर परफॉर्मिंग एडिशन ऑफ 60, इफ यू परफॉर्मिंग द एडिशन ऑफ 1024 पॉइंट डीएफटी बाय डायरेक्ट मेथड एंड द एफएफटी मेथड, तो मुझे ज़रा कैलकुलेट करके बताएं कि इसमें डायरेक्ट में टाइम कितना आ रहा है और उसमें कितना आ रहा है। सर ये 50 वाला फार्मूला सिर्फ दिखा दे, उसका तो n इंटू एन एन माइनस माइनस वन है ना वन। सर जी डायरेक्ट जी का। जी ये जी जी दूसरा जी। सर एफएफटी का क्या है सर? एफएफटी का मैं 50 वाला दिखा, फार्मूला दिखा दे सर। ये देख, सर डायरेक्ट में हमारे पास 1.047 आ रहा है। 047। यस सर। 1.047 सेकेंड्स। यस सर, सेकंड्स में। ठीक है,
और उसमें कितना आ रहा है? 10.24 मिलीसेकंड। 10.24 मिलीसेकंड। ठीक है, सबका यही आ रहा है? जी सर यही आ रहा है। ठीक है, नाउ आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। जी जी सर यही आ रहा है, सेम आ रहा है यस 10.24 सर क्लियर है मिलीसेकंड। सर। नाउ आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि ये कितना एफिशिएंट है। अब हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये इतना एफिशिएंट क्यों है। जी, क्या जहन में आ रहा है ये इतना एफिशिएंट क्यों है? सर क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कम हो रही है, एडिशन कम हो रही है, सर इस वजह से सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्यों कम हो फास्टर रही है? अप्रोच है सर ये। नहीं क्यों, मतलब देखें ना, अब हम इस चीज़ पे आ रहे हैं ना कि अच्छा ये फास्टर अप्रोच है, इसमें मल्टीप्लिकेशन एडिशन कम हो रही है, तो अगेन वही क्वेश्चन दोबारा पॉपअप होके आ जाता है कि ये आखिर होता कैसे है, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है? सर डायरेक्ट मेथड में हमारे पास रिपीटेशन होते हैं, जबकि यहाँ पे हमारे पास रिपीटेशन नहीं होंगी। हम नहीं, आप डायरेक्ट उल्टा कह रहे हैं, आप उल्टा कह रहे हैं। सर 50 में जो रिपीटेशन होगी हम उसको मतलब एक ही मरतबा कंप्यूट करके यूज़ एफ करेंगे। जी जी, अब देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ बताता हूँ। इसमें जो वन ऑफ द मेन रीज़न है कि जिसकी वजह से एफएफटी एफिशिएंट है, वो दो चीज़ें हैं, एक सिमेट्री प्रॉपर्टी, दूसरी पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी। सिमेट्री यानी सारा जो ट्विडल फैक्टर के जो वैल्यूज़ हैं ना, उस पर डिपेंड कर रहा है। अब ट्विडल फैक्टर में क्योंकि पीरियोडिसिटी होती है कि आप जब ट्विडल फैक्टर मालूम करते हैं, हमने इसको बाय डायरेक्ट मेथड से भी ट्विडल फैक्टर मालूम किया था, तो जब ट्विडल फैक्टर को जब हम मालूम करते हैं तो उसका एडवांटेज क्या होता है कि उसमें एक जब हम वैल्यूज़ निकालते जाते हैं ट्विडल फैक्टर की, तो वैल्यूज़ जो है ना रिपीटेशंस होती हैं, जिस तरह अभी आपने मेंशन किया। इसी तरह सेमेट्री में क्या होगा, सेमेट्री का मतलब ये होता है, सेमेट्री का मतलब ये होता है कि एक सिग्नल है, अगर वो पॉजिटिव एक्सेस पर है तो वही सिग्नल नेगेटिव एक्सेस पर भी होगा, तो हम ये कहते हैं कि ये सेमेट्री प्रॉपर्टी, सेमेट्रिकल सिग्नल्स हैं। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज जो है ना, ये एल्गोरिथम यूज करता है कि अच्छा ये चीज़ है तो वो वैल्यू भी इसी तरह ही होगी। तो वी डोंट हैव टू कैलकुलेट अगेन एंड वी आर जस्ट स्टोरिंग दिस वैल्यू एंड जस्ट गेट दिस वैल्यूज। उसको बार बार हम कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि अच्छा यार ये जो वैल्यू है, लेट्स से कि अगर हम यहाँ पर इस डायग्राम में देखते हैं, इस डायग्राम में आप देखें कि अगर ये 8 पॉइंट DFT है तो हम इसको इस तरह बनाते हैं, तो आपके पास यहाँ पर जो W की वैल्यू आएगी, यहाँ जो W की वैल्यू आएगी, अब अगर आप अगर ये फ्लो चलता गया, तो अगर आपके पास फर्दर कितनी भी वैल्यूज आती जाए तो वो उसकी क्या हो जाएगी, रिपीटेशन होती जाएगी। जब रिपीटेशन होती जाएगी तो हम उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम उसको इक्वेट करते जाएंगे। तो वंस इट इज इक्वेटेड, तो उससे क्या एडवांटेज होगा कि आपके पास वहां पर उस पर दोबारा आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, एंड यू स्किपिंग दीज आल मल्टीप्लीकेशंस एंड एडिशंस। So this is the main reason कि why it is faster as compared to direct method, because it has the symmetry and periodicity properties of Twiddle factor. अब ये हमें रीजन अंडरस्टैंड करना है कि ये समझ में आ गई बात। सेवन जीरो, यस सर क्लियर है। ठीक है ना? तो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि एफएफटी इज फास्टर एज कंपेयर टू डायरेक्ट मेथड। अब अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं जो है वो इसको यहाँ कंक्लूड करता हूँ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क फ्रॉम दिस एंटायर स्लाइड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। सर ये पीरियोडिसिटी वाला और सिमेट्री वाली ये बात समझ में नहीं आई सर। जी जी, पीरियोडिसिटी वाली, सर बात समझ, ट्विडल फैक्टर तो ठीक है सर, यहाँ हाँ पे ट्विडल, सिमेट्री और पीरियोडिसिटी कहाँ पे हो रही है सर? ठीक है। कि मतलब जब हम अच्छा मुझे कैलकुलेट ये, करते हैं, जब उसके मुताबिक दूसरा आता है तो उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये सर। अच्छा जी जी जी, मुझे ये बताओ कि ट्विडल फैक्टर अगर हम DFT बाय यूजिंग ट्विडल फैक्टर करते हैं तो वो वाले एग्जांपल आपने किए हैं, सॉल्व किए हैं वो वाले एग्जांपल? यस सर, वो
ये जो W की पावर वाली ना सर, जी 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 WN जी to जी N के जी जी जैसे जी जी देखिए जी क्यों ये आपने किए ना, अगर आप उसको थोड़ा सा दोबारा रिव्यू करेंगे ना, तो जब आपके पास उसका जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी तो उसकी फिर रिपीटेशन होती जाती है। सर मैं वही कह रहा हम हूँ ना सर कि हमें मतलब हमें जैसे उसको 1 पे आता था तो 4 के बाद 6 के बाद रिपीट हो रहा था, जी जी तो जी उसको कैलकुलेट जी करने की जरूरत नहीं पड़ी। जी 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 ठीक जी सर, जी ठीक सर। तो उसका उसका एडवांटेज ये होता है कि हम बड़ी आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसकी नेक्स्ट वैल्यू। तो जब हम उसकी नेक्स्ट वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो हम अगर कोई एल्गोरिथम यूज करते हैं तो उसमें बड़ी आसानी से हम उसको इक्वल टू सपोज करके, मतलब कि ये जो वैल्यू है वो इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो हमें फिर इसको दोबारा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती उसकी। यस सर। और सर सिमेट्री मतलब सेमेट्री का मतलब भी यही है, देखो ना, सेमेट्री का मतलब अगर मैं इस इक्वेशन में देखूंगा, ये क्या चीज मेंशन कर रहा है कि आपके पास जो भी वैल्यू होगी वो इक्वल एंड, यानी या अगर जो नेगेटिव साइड पर होगी, जिस तरह अगर मैं कहूँ कि ये एक इवन सिग्नल है, ये एक इवन सिग्नल है ना, मैंने अभी जो डायग्राम बनाई है, यस सर, ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज की बात करूँ कि अगर आपके पास टाइम नेगेटिव में है, टाइम पॉजिटिव में है या टाइम नेगेटिव में, आपके पास जो इसका एम्पलीट्यूड है वो सेम ही आएगा, यस सर, बिल्कुल सही है। तो हम इसको सिमेट्रिकल कहते हैं। ओके सर, ठीक समझ आ गया सर। ठीक है। यस, एनी अदर क्वेश्चन? और यहाँ से पीरियोडिसिटी का हमें पता चल रहा है कि जब भी हम किसी सिग्नल की पीरियोडिसिटी मालूम करते हैं, तो सिग्नल इज सेड टू बी पीरियोडिक इफ टी इज इक्वल टू टी प्लस कैपिटल टी। तो यहाँ पर टी प्लस, ये मैंने गलत पॉइंट आउट किया है, ये एक मिनट। सर n+10 सर। जी जी, ये n होगा और ये n प्लस कैपिटल N होगा, तो दिस इंडिकेटिंग द पीरियोडिसिटी। तो इसमें अगर आप वैल्यू प्लेस करते जाएंगे ना, खुद ही पता चलता जाएगा कि अगर आप जैसे मूव फॉरवर्ड करते हैं, अभी आगे हम एग्जांपल्स करेंगे इसके, तो आज जैसे हम मूव फॉरवर्ड करते जाएंगे तो इसमें आपके पास क्या होता जाएगा, ये चीज़ इक्वेट होती जाएगी। तो जब ये इक्वेट होती जाएगी तो उसको फर्दर हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, उसको हम जो है ना स्टोर कर लेंगे और वहीं से उसको रिकॉल करते रहेंगे। प्रोग्रामिंग में आप क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग में आप यही काम करते हैं ना कि आपके पास अगर कोई ऐसी वैल्यू आ जाती है तो उसको आप उसी पर्टिकुलर वेरिएबल से उसको कॉल करवा लेते हैं, उसको बार बार उसको कैलकुलेट थोड़ी करते हैं, असाइन करते हैं ना वैल्यूज सर को बिल्कुल अगर हम सही कोई सर। प्रोग्राम बनाते हैं। जी, क्या यस कह सर, रहे हैं आप? जैसे मतलब इसमें 1 2 5 7 पे आ रहा है तो हम 157 देके उसी फंक्शन को बार बार रिपीट करवा रहे होते हैं सर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो आज हम यही कंक्लूड करते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में इसको आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है ओके सर। सर मेरी बिजली जाने वाली है सर। बस, ठीक है, अल्लाह मुझे हाफिज़ याद सर। है, मुझे याद है।